It is well said that one cannot escape death and taxes. पर हमारे इस मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो के बाद दोस्तों इनमें से एक चीज आप एस्केप नहीं करना चाहेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इंडेस 12 टैक्सेस ऑन इनकम के मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो में। मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो इंडेस 12 में हमारा फोकस पहले प्रिंसिपली कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, जिसका मेन उद्देश्य होगा कि आप एग्जाम में बड़ी आसानी से इंडेस 12 के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद हम ब्रह्मास्त्र से पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे। टेलीग्राम पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा स्टैंडर्ड आपके मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो आपसे ये उम्मीद रखता है, एक्सपेक्ट करता है कि अब आप ये ना सोचो कि इस साल आपने जो भी इनकम बुक्स में दिखाई है उसका इनकम टैक्स में जो भी करंट ईयर में टैक्स पेबल आता है वही आपका टैक्स एक्सपेंस है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स निकालने के बाद एज इट इज उन प्रॉफिट्स पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स एक्सपेंस नहीं निकाला जाता है। इनकम टैक्स में कई सारे खर्चों को डिसअलाउ या डिफरेंटली अलाउ किया जाता है। सिमिलरली कई सारी इनकम के पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे देखिए, कंपनी का बुक्स में और टैक्स में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन सेम 75,000 है, लेकिन इस साल उसने एक 50,000 की एसेट खरीदी जिस पे अकाउंट्स में 10 लेकिन इनकम टैक्स में 30% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। साल के शुरू में खरीदी तो डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में 5,000 बुक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 आया, लेकिन इनकम टैक्स में आपको 15,000 का डिप्रिसिएशन मिल गया, इसलिए प्रॉफिट जिस पे टैक्स आपको इस साल देना है वो 60,000। 25% टैक्स रेट के अनुसार 15,000 रुपीज को आपको इस साल टैक्स पे करना है। अगर ये इंडेस नहीं होता तो अपन सीधे बोलते हैं हमारा टैक्स एक्सपेंस 15,000 है, भले ही हमारे प्रॉफिट 70,000 है। सही मायने में 70,000 का 25% होता है 17,500, ना कि 15,000। तो डिफरेंस का कारण क्या है? तो ढूंढने पे पता पड़ा कि इस साल कंपनी ने डिप्रिसिएशन बुक्स में 5,000 बुक किया है, लेकिन इनकम टैक्स में क्योंकि वहां पे रेट ज्यादा है उसे मैंडेटरली 15,000 क्लेम करना पड़ा है। यानी इस साल आपने 10,000 रुपए का इनकम टैक्स में ज्यादा डिडक्शन ले लिया, या यूं कह लो कि 10,000 रुपए इस साल टैक्स कम दे दिया। पर आने वाले सालों में आपको अकाउंट्स में डिप्री ज्यादा बुक करना होगा, क्योंकि 50,000 की एसेट अल्टीमेटली उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में पूरी 50,000 डिप्रीशिएट होगी। रेसिडुअल वैल्यू छूट जाएगी तो भी आप जब एसेट बेचोगे तो उसे एक्सपेंस बुक किया जाएगा। यानी अल्टीमेटली अकाउंट्स या टैक्स दोनों में जो आपकी कॉस्ट है एसेट की 50,000, उसी का खर्चा बुक होना है। फर्क यह है कि हो सकता है कि आज अकाउंट्स में खर्चा थोड़ा और टैक्स में ज्यादा बुक हो, आने वाले सालों में टैक्स में थोड़ा और अकाउंट्स में ज्यादा बुक हो, अल्टीमेटली 50,000 दोनों में बुक होगा। इस इंडेस का सिंपल सा लॉजिक है कि आप ये देख लीजिए कि अकाउंटिंग और टैक्स में जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस के क्या कारण है, और वो जो भी कारण है उन कारण के ऊपर आप डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बना सकते हैं। क्या बनना चाहिए? सिंपल प्रिंसिपल दिमाग में रखना है तो आप ये सोचो, हर वो चीज जिससे आपकी इस साल की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है उसके कारण आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओगे। लॉजिक भी समझा देते हैं। इस साल आपने 10,000 रुपीज डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ज्यादा अवेल किया। इंडेस का ये लॉजिक है कि भैया मैचिंग प्रिंसिपल के अनुसार इनकम बुक होती है तो एसोसिएटेड खर्चा बुक होना चाहिए। टैक्स सेविंग बुक हुई है तो खर्चा बुक होना था, पर आपने टैक्स का खर्चा आपने डिप्रिसिएशन का खर्चा 5,000 ही बुक किया है, पर आप टैक्स सेविंग 15,000 ऑफ डिप्री पे ले रहे हो। तो आपने जो 10,000 के एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन पे इस साल टैक्स वाकई सेव किया है वो परमानेंट सेविंग नहीं है, आने वाले सालों में देना पड़ेगा। तो आपने वो जो टैक्स इस साल कम पे किया है आप उतने से अपनी टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा दो, पर आपको अभी पे नहीं करना है। तो इस टैक्स एक्सपेंस को आप करंट टैक्स पेबल की बजाय डेफर्ड टैक्स पेबल के नाम से बुक करना। दिस ब्रिंग्स यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो सिंपली 10,000 रुपए पर आज आपने टैक्स कम पे किया है 2,500 का, तो आप उतने रुपए का टैक्स एक्सपेंस बढ़ा दो इन द नेम ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, खत्म। तो आपका इस साल का टैक्स एक्सपेंस होगा 2,500 वुड बी और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स होगा 15,000। टोटल टैक्स एक्सपेंस विल बी 17,500 विच इज 25% ऑफ योर प्रॉफिट बिफोर। सपोज नेक्स्ट ईयर आपने ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में चार्ज कर दिया और टैक्स में लेट्स से आपने जो भी डिप्री किया उससे अकाउंट्स में 10 ज़्यादा चार्ज किया, तो अगले साल आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आएगी उसमें सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन
ये जो 10,000 आपने चार्ज किया है इसका क्लेम नहीं करने मिलेगा तो आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ा हुआ आएगा, नो प्रॉब्लम। आप ये मान लेना कि आपकी पुरानी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपने उस साल पे कर दी। तो आइडियली स्पीकिंग दो तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंस जो अकाउंट्स और टैक्स में बुक हुई है और नहीं हुई है, यानी कि अकाउंट्स में ही है टैक्स में नहीं, या वाइस वर्सा, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बेसिस पे आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होगा, साथ ही साथ में करंट टैक्स बताना होगा। एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आरटीपी नवंबर 22 का एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन में आप कई सारी इंफॉर्मेशन के बाद देखेंगे यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये टैक्स एक्सपेंस है। आगे इंफॉर्मेशन आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में वो डिस्कस नहीं कर रहे। टैक्स रेट 30% दिया और बोला है कि अदर इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ का है जो 10% से टैक्सेबल है। तो सीधी सी बात है कि 594 पे 30% आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती अगर अकाउंट्स में और टैक्स पे सारी चीजें एक समय पे एक साथ असेस होती और सारी इनकम पे 30% ही टैक्स लगता। पर अगर कोई एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं हुआ तो फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। कोई इनकम टैक्स में ज्यादा डिडक्शन मिल गया तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे कम हो जाएगी। तो इससे कई सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ अदर इनकम में शामिल है जो 10% से ही टैक्स हुआ है, तो ये इसमें शामिल है। कितने का है? 10 करोड़ का है। आप ये बोल सकते हो कि 10 करोड़ पे हमें 10% से ही टैक्स देना है, पर मैंने 30 किया है तो लेट्स से इतना टैक्स मेरा कम हो जाएगा। कुछ खर्चे हैं जो डिडक्टेबल ही नहीं है इनकम टैक्स में, टोटल 51 के, तो डेफिनेटली इस कारण से मुझे टैक्स क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे आप एडजस्टमेंट करके क्या निकालोगे, इस साल क्या टैक्स पे करना है। आप इसको ऐसे प्रेजेंट ऑब्वियसली नहीं कर देंगे, इसकी बजाय आप 594 में क्या करोगे, ऐड लेस ऐसे करके, जैसे अपन अगर ऑफिस में बनाए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं वैसे अपन निकालें। आगे बोला है कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के 8 करोड़ के खर्चे जिसका 200 गुना डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलेगा। तो 8 का एक बार आपने खर्चा बुक किया ही है 594 के प्रॉफिट निकालने में, एक और बार माइनस कर दो क्योंकि इनकम टैक्स में आपको इतना डिडक्शन और मिलेगा, तो उसके ऊपर 30% टैक्स आपको कम पे करना है। फिर बोल रहे हैं 4 करोड़ की इनकम पे टैक्स नहीं है तो ये 4 और माइनस हो जाएगा जिस पे 30%। ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, इस साल जो टैक्स पेबल है। बस अब इंडेस क्या कहता है कि ये आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है जो इस साल आपको पे करना है। यूँ समझ लो कि आप अपने प्रॉफिट से एज पर इनकम टैक्स कंप्यूट करके कितना टैक्स पे करना चाहोगे या करना पड़ेगा, वो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है। इसके अलावा आप ये देखो कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आने वाले सालों में रिवर्स होंगी, यानी सिर्फ इस साल अकाउंट्स और टैक्स पे ऊपर नीचे, अगले साल वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर अकाउंट्स में खर्चा कम बुक किया है, टैक्स पे ज्यादा, तो अगले साल उल्टा हो जाएगा या आने वाले सालों में पलट जाएगा। तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपने पढ़ी है, ये तो सिर्फ टैक्स रेट का डिफरेंस है। ये नॉन डिडक्टेबल है, यानी आगे भी डिडक्ट नहीं होंगे। ये 200% है डिडक्टेबल, इसका मतलब अकाउंट्स में कभी खर्चा बुक करता ही दिया 200%, जो हुआ है वही करता है। इनकम टैक्स में आपको परपेचुअली ज्यादा ही मिल रहा है, ये एग्जाम्प्ट है, इस पे टैक्स लगता ही नहीं है। पुराने जमाने में होता था डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट होती थी। सिमिलरली कुछ एग्रीकल्चर इनकम, ये सब की बात है। अब ये पॉइंट देख, आपने डेप्री चार्ज किया है 30 का, पर इनकम टैक्स पे बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, ये एज पर अकाउंट से और ये एज पर टैक्स। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको बताए कि 100 रुपए की एसेट अल्टीमेटली अकाउंट्स और टैक्स दो में 100 का खर्चा ओवर द ईयर्स बुक होगी। जब आप अकाउंट्स में खर्चा 30 बुक कर रहे हो और टैक्स में सिर्फ 25 ही क्लेम होगा, तो डेफिनेटली इस साल आपको 5 रुपए के ऊपर टैक्स ज्यादा देता है, आने वाले सालों में बच जाएगा, तो आपको 5 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं वो प्राइमरली दो तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होता है, आपको इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट और उनकी टैक्सेबिलिटी दी जाती है, उससे आप निकालते हो इनकम टैक्स लॉ के अनुसार क्या टैक्स पेबल है और इनमें से कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आने वाले सालों में रिवर्स होंगे, चेंज होंगे, उनके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स बना देते हो। वो अपन पूरा रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड तो डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी अप्रोच के ऊपर बेस पूरा बनाया गया था, पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस जो कि सिमिलर है उनकी अप्रोच फॉलो तो करना है, पर उससे पहले ये समझना है क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमारी अप्रोच क्वेश्चन देख के क्या होना चाहिए। तो ये जो अभी क्वेश्चन देखा है इसमें आपकी अप्रोच सिंपली क्या होगी, हर आइटम उठाओ और देखो कि उसका इनकम टैक्स में इस साल टैक्स देना है नहीं, उस हिसाब से करंट टैक्स निकालो और फिर डेफर्ड टैक्स सेपरेट निकालो। पर ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उनमें क्या दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट्स, इस साल का ये P&L है और इनकम टैक्स में अलाउड है, ये डिसअलाउड है,
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग असेट लाइबिलिटी के बैलेंसेस भी साथ में देते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझना। इंडेस का लॉजिक ये है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंस आज आपने अकाउंट्स में बुक करी है पर टैक्स पे इस साल बुक नहीं हुई है, आगे होगी, या टैक्स पे बुक हुई है इस साल पर अकाउंट्स पे आज नहीं आगे होगी, तो क्योंकि एक जगह आज और एक जगह आने वाले सालों में बुक होने वाली है, तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपकी बैलेंस शीट पर आएगा। जैसे आपने अकाउंट्स में 100 रुपए की एसेट, या ये मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये वाला 50,000 की आपने एसेट खरीदी, जिस पे आपने अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन 5,000 लगाया, पर टैक्स में 15,000 रुपए का डिप्रिसिएशन, क्योंकि वहां टैक्स रेट 30% थी। इस कारण से आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे सीधे सीधे 25% से टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, आपको थोड़े एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कारण क्या था एडजस्टमेंट का? ये डिप्रिसिएशन का डिफरेंस। स्टैंडर्ड कहता है कि इसका इंपैक्ट आपको असेट पे दिखेगा, क्योंकि अकाउंट्स में जो आपका असेट है, उस असेट की अकाउंट्स में WDV आ रही होगी कितनी, ईयर एंड पे 45,000। वहीं पर यही एसेट की इनकम टैक्स में ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, 35,000। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द P&L अप्रोच एंड कंपेयरिंग कि भैया मैंने क्या अकाउंट्स और टैक्स में कम ज्यादा बुक किया है, मैं बैलेंस शीट में देखूंगा कि मेरा असेट बैलेंस शीट में कितने पे आ रहा है, जिसका मैं कहूंगा ये मेरा कैरिंग अमाउंट है 45, और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं अकाउंटिंग करके क्लोजिंग बैलेंस निकालता तो कितना आता है, जिसे बोलते हैं टैक्स बेस 35। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टैक्स में ज़्यादा खर्चा बुक कर लिया है, यानी इस साल टैक्स कम दिया, आगे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। तो जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको क्या किया जाता है, असेट लाइबिलिटी के बैलेंसेस दिए जाते हैं विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उससे आपको सारे कंप्यूटेशंस करना पड़ते हैं। अब एन आई से असेट लाइबिलिटी के बैलेंसेस विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और उसका क्या इंपैक्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कंपनी ने कहा है कि एंटिटी के पास एक आइडेंटिफाइबल असेट है 10 लाख रुपए का, तो लेट्स से उसकी पीपी है जिसका 10 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट गिवन है, और रिकवरेबल अमाउंट 6.5 लाख है, तो शायद कंपनी ने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया होगा। कितने का? 3.5 लाख का। तो इसका क्लोजिंग अमाउंट कितना आ रहा है, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 6,50,000। ये अकाउंट्स है। अब ये बोल रहे हैं कि इसका टैक्स बेस 8 लाख है, और हमें तो पता ही है कि इम्पेयरमेंट लॉस इनकम टैक्स में क्लेम नहीं होते, वहाँ सिर्फ डेप्री लगता है, इनकम टैक्स में बुक नहीं हुआ होगा, यानी अगर टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाता तो ये एसेट 8 लाख पे ही आ रहा होता। कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट्स की उम्मीद है, आपको पूछा है इसका डेफर्ड टैक्स बताइए, टैक्स रेट 30% है। तब एक तरीका क्या होता है इनकम एक्सपेंस अप्रोच से कि भैया इस साल मैंने 3.5 लाख रुपए का खर्चा अकाउंट्स में बुक किया है पर टैक्स में बुक नहीं किया है, तो ये 3.5 लाख इस साल के डिफरेंस का कारण, और इसके लिए क्या बनाऊंगा, आई विल क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों, वो समझेंगे अभी अपन आगे। दूसरी अप्रोच क्या होती है, भैया आपने कोई भी खर्चा बुक किया है जो आज आपने अकाउंट्स में बुक किया है पर टैक्स में आज बुक नहीं हुआ है, वो कब होएगा, जब ब्लॉक 0 होगा या एसेट बिकेगा तब, पर आगे तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेम्पररी डिफरेंस है, आज एक जगह बुक हुआ तो आने वाले किसी साल में दूसरी जगह भी बुक होगा, आज अकाउंट्स में कल टैक्स में। तो बोलते हैं कि आप ये मत सोचो फिर क्या खर्चा वर्चा बुक हुआ है, आप तो सीधे ये देख लो कि आपके एसेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अब आप क्लोजिंग रेट पे अगर देखोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट आपके टैक्स बेस से ज्यादा है या कम है, कम है। इसका मतलब यह है कि आपको आने वाले सालों में इनकम टैक्स में 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा, यानी टैक्स बचेगा। इस कारण से आपको 1.5 लाख के ऊपर 30% से डेफर्ड टैक्स असेट बनाना होगा, विच इज नथिंग बट 45,000। यही पूछते साल के शुरू में क्या है, तो साल के शुरू में अगर मैं बोलूँ तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा था, तो साल के शुरू में 2 लाख पे 30% के हिसाब से 60,000 रुपीज़ का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा।
अब इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, एंट्री करेंगे, ऑल दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस। पर उससे पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि प्राइमरी एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली दो तरह के आएंगे, अनलेस स्पेशल इशू उठा लो आप इस इंडेस का तो वो अलग है। बेसिक क्वेश्चन सिर्फ दो ही तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको पूरी की पूरी इनकम एक्सपेंस दे देते, फिर आप देखो कौन कौन सी डिफरेंटली अलाउड है उस पर डेफर्ड टैक्स बनाओ, और बाकी जो जो डिसअलाउड या एक्स्ट्रा अलाउड है वो सब एडजस्ट करके करंट टैक्स निकालो। पर अगर आपको असेट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसको, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, और वहीं पर ये पूरा का पूरा इंडेक्स आपके लिए यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन 1 टाइप इज समथिंग विच इज सिंपल एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, जब इनकम एक्सपेंस अकाउंट्स में या टैक्स में एक पीरियड में बुक हो रहे हैं, बट यही चीज़ फ्यूचर पीरियड में दूसरी जगह बुक होगी, इसका डेफिनेटली कोई ना कोई एसेट या लाइबिलिटी पे अकाउंट्स और टैक्स में इम्पैक्ट आएगा। इस कारण से हम कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करते हैं और डिफरेंस है डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी पर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है जिसमें आपको एसेट लाइबिलिटी के बैलेंस दिए हैं, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले सबसे सिंपल आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो जो बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है ईयर एंड पे, फिर टैक्स बेस निकाल लो जो कि क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो तो आपको कंप्यूट करना पड़े, और ये थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है। इसके बाद बहुत सिंपल है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस है। साल के शुरू में और साल के अंत में दोनों डेट पे निकाल लो। अब ये जो टेम्पररी डिफरेंस है, या तो इससे खर्चा बुक करना है या आपको इससे इनकम बुक करनी है। खर्चा तब जब ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, इनकम कब तब ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। पूरा रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे पता पड़ेगा ये कौन सा है, बहुत ही सिंपल है। असेट्स के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, एंड वाइस वर्सा। लाइबिलिटी में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो वो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। इसका मतलब अभी के मेरे इस एग्जाम्पल में मेरा कैरिंग अमाउंट 45,000 है और यहाँ पर टैक्स बेस 35,000 है, यानी असेट है ये, और असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो मुझे क्या है मानना पड़ेगा कि ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पर डीटीएल बनता है, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पर डीटीए बनता है। तो इस तरह से आप क्या करो, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट पे ये देख लो कि कितना डिफरेंस है, उस पर कितना डीटीए डीटीएल बनना चाहिए। और डीटीए डीटीएल बनाते समय जो भी डिफरेंस होते हैं उसको फ्यूचर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा, जो भी आपका क्लोजिंग डीटीएल माइनस ओपनिंग डीटीएल है, उतने से लाइबिलिटी बढ़ गई तो खर्चा बुक हो गया, या अगर आपका ओपनिंग डीटीए से कम क्लोजिंग डीटीए है तो ये आपका खर्चा बुक हो गया। अगर ये माइनस में आएगा तो ये डेफर्ड टैक्स सेविंग हो जाएगी। करंट टैक्स एक्सपेंस आप नॉर्मल टैक्स लॉस के अनुसार निकाल लीजिए और इन दोनों को ऐड करके टैक्स एक्सपेंस बुक कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा इंडेक्स आप रिवाइज करोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे समझोगे, पर पूरा पढ़ने के बाद आप अल्टीमेटली देखोगे कि ये क्वेश्चन में आपको यही करना है, इसी से आपके सारे आंसर्स आते हैं। ऑब्वियसली ये ग्रॉस डिस्कशन है, इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, स्पेशल केस हो सकते हैं, दैट इज समथिंग विच वील हैव टू डिस्कस। पर इन सबको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक लॉजिक दिमाग में क्लियर है कि इस इंडेक्स में आपको अगर एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस दिया है तो आपको टैक्स बेस निकालना अनिवार्य है। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस इज आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। टैक्स बेस कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल रद्दी आसान सा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो बस इतना सोच लो दोस्त कि अगर मैं इनकम टैक्स में जो अलाउड खर्चा है उतना ही खर्चा बुक करके असेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालता तो कितना आता, वो टैक्स बेस है। लाइबिलिटी अगर इनकम टैक्स में अलाउड है तो ही मैंने बुक करी है, तो कितने की लाइबिलिटी आ रही है, वो मेरा लाइबिलिटी का टैक्स बेस। जैसे मेरी एसेट 50,000 की है, 30% डेप्रिसिएशन है, अगर इनकम टैक्स की बुक्स के अनुसार देखूँ तो इसका बैलेंस 35,000 आएगा, ये मेरा टैक्स बेस है। 5 रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर किया है, 1 रुपए का डिडक्शन इनकम टैक्स में आज मिल गया, 4 रुपए का आने वाले सालों में मिलेगा, तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अनरिटर्न ऑफ है, ये 4 रुपए का बैलेंस शीट में इनकम टैक्स में दिखना चाहिए। तो टैक्स बेस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट इन इनकम टैक्स इज 4 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। जबकि कैरिंग अमाउंट 0 है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही पूरा 5 पैसे राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अब एज पर इंड इज 38, आगे क्या नहीं होते राइट ऑफ या डेफर नहीं होते। जैसे ही आपने ये किया तो अब आपको क्या समझ में आ गया कि टैक्स बेस कैसे निकलना है, जो अकाउंट्स में हुआ है वो नहीं, टैक्स में उन असेट्स में क्या अकाउंटिंग करी अलाउड है, क्या खर्चा अलाउड है, क्या इनकम अलाउड है, उस हिसाब से वो क्या आता, दैट इज द टैक्स बेस। आज आपने बैंक से सपोज 100 रुपए का लोन लिया
और उस पर 1 रुपये प्रोसेसिंग फीस इनकर करिए, तो इनकम टैक्स में आप प्रोसेसिंग फीस को खर्चा बुक करते और लोन 100 रुपये का लाइबिलिटी दिखाते, तो आपका टैक्स बेस लोन का क्या आ गया 100। लेकिन वहीं पर हो सकता है अकाउंट्स में आपने 100 का लोन लिया और 1 रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर किए, तो आप इनिशियल रिकग्निशन फाइनेंशियल लाइबिलिटी 99 पे लाओगे और उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज कर दोगे जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी। तो कैरिंग अमाउंट आपका कितना हो गया 99, लेकिन वहीं टैक्स बेस कितना है आपका 100। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स पे सिंपल हम फेस वैल्यू यूज करें। जहां कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आएगा वहां डीटीए या डीटीएल बनेगा। रट्टा लगाना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है रट्टा लगाने का। डीटीए डीटीएल कैसे बनता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। असेट्स के केस में अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो डीटीएल बनेगा, बिकॉज इट्स अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिस पे डीटीएल बनता है। लॉजिक क्या है? सीधी सी बात है, असेट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है, इसका मतलब आपने टैक्स में ज्यादा खर्चा बुक कर दिया, इसलिए वहां बेस कम हो गया। अकाउंट्स में आने वाले सालों में वो खर्चा बुक होगा, तो टैक्स में आप ज़्यादा क्लेम कर लिया है, इसका मतलब इस साल टैक्स आपने कम पे किया होगा, तो इसके लिए अब हमें टैक्स बढ़ाना है, तो हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है। लाइबिलिटी में उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लॉजिक क्या है? 2 मिनट के लिए समझो कि मैंने आज प्रोविजन फॉर बोनस 5 लाख का बुक किया। इनकम टैक्स में ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, पेमेंट रिटर्न फाइल करने तक नहीं हुआ तो ये इस साल अलाउ ही नहीं हुआ है, तो इनकम टैक्स में बुक ही नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स में टैक्स बेस क्या हुआ इसका 0, पर अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट फॉर प्रोविजन फॉर बोनस क्या है 5 लाख, इट्स अ लाइबिलिटी। ये क्या बताता है कि इस साल आपने जो प्रॉफिट दिखाए हैं आपको उससे ज्यादा पे टैक्स देना है, तो इस साल आपका टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आएगा, पर चिंता मत करो अगले साल कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप अगले साल ये 5 लाख का बोनस पे करोगे तो इनकम टैक्स आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन देगा, पर अकाउंट्स में आपको वापस खर्चा बुक नहीं करना है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बुक कर चुके। तो फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना है, इसका मतलब आज आप डिफर्ड टैक्स असेट बनाओगे। तो डीटीए क्यों बनाया है? क्योंकि कैरिंग अमाउंट प्रोविजन फॉर बोनस है 5 लाख की लाइबिलिटी, पर टैक्स बेस है उसका 0। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है, तो एंट्री नहीं हुई, ऐसा मन में सोचा तो 0 आ गया। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है अगर किससे? टैक्स बेस से, तो लाइबिलिटी के केस में क्या बनेगा? डीटीए, क्योंकि इसे कहते हैं डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। कहीं भी अटक जाओ तो मन में बस ये सोचना कि ये जो डिफरेंस है इस साल, इसके कारण इस साल का टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है। अगर इस साल टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है तो आगे कम होगी, इसका मतलब आप इसके ऊपर डीटीए बनाओ। इस साल टैक्स लाइबिलिटी कम पे करना पड़ा है टैक्स पर, आगे ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आप डीटीएल बनाओ। याद रखने का सिंपल तरीका है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करो। असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो डीटीएल, बिकॉज इट्स अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। लाइबिलिटी के केस में उल्टा। तो टैक्स बेस निकाला कैसे जाता है? बहुत ही सिंपल है यार। देखो, तुमने एक असेट खरीदी 50,000 रुपए की है, तो वो तुम्हारा खर्चा ही, पर आज नहीं हौले हौले बुक करोगे। तो सीधी सी बात है कि कैरिंग अमाउंट तो आपकी बुक्स में जो आ रहा है वो आ रहा है, टैक्स बेस इसका क्या होगा? जितना भी खर्चा आने वाले सालों में और बुक करना बाकी है। तो असेट के केस में एनी अमाउंट विच इज डिडक्टेबल और नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो अगर कोई ऐसी आपकी असेट है जिसके फ्यूचर कैश फ्लोज एग्जम्प्ट है, तो जो भी एग्जम्प्ट है वही उसका टैक्स बेस है, या फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलना है उतने का इनकम टैक्स में, तो वो आपका क्या है? टैक्स बेस। तो आप देखिए कि इस एग्जाम्पल में 50,000 की एसेट में से कितना डिप्रिसिएशन फ्यूचर ईयर में और मिलना अभी बाकी है? 15 मिल चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 में से मिलने के बाद 35,000 और मिलना बाकी है, तो इसका टैक्स बेस उस लॉजिक से क्या हो गया? 35,000। इतना सिंपल। तो आपको क्या लेना है? कितना फ्यूचर में डिडक्शन मिलना बाकी है वो टैक्स बेस है। एग्जम्प्ट है तो कितना एग्जम्प्ट होगा वो टैक्स बेस। किसका? असेट का। लाइबिलिटी पे मैंने क्या बोला? ये सोचो कि यार ये खर्चा इनकम टैक्स में डिडक्टल हुआ ही नहीं है इस साल क्योंकि प्रोविजन है, तो इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई होगी, इसका मतलब इसका टैक्स बेस 0 है। तो टैक्स बेस क्या होना चाहिए? आइडियली इट विल बी द कैरिंग अमाउंट माइनस द अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो प्रोविजन फॉर बोनस का बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, जिसमें से फ्यूचर में डिडक्टेबल पूरा 5 लाख है जब कैश में पे होगा, तो 5 लाख माइनस 5 लाख यानी 0। एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका सोचने का, इस साल ये एक्सपेंस इनकम टैक्स में क्लेम ही नहीं हुआ है, तो एंट्री हुई नहीं, तो प्रोविजन आना ही नहीं चाहिए, तो टैक्स बेस 0। तो प्रोविजन और पेबल में कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है माइनस जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल। लेकिन लोन के केस में इट विल बी फेस वैल्यू, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया। और एडवांस के केस में सिंपली क्या होगा? एडवांस में हम सिंपली कहेंगे कि आने वाले सालों में जो भी अमाउंट पे मैं टैक्स ऑफर करूंगा वो क्या है?
भाई आप सोचो इनकम टैक्स में आज आपको एडवांस मिला 1,00,000 का, अगर इनकम टैक्स कहता है कि भैया इसको तो रिसीव बेसिस पे आपको टैक्स करना है, तो आपने इसी साल उसको इनकम बुक करके टैक्स कर दिया, तो अब आपका इनकम टैक्स में एडवांस कितना बचा? 0, क्योंकि इनकम बुक हो गई। पर आपने 1,00,000 रिसीव किया और ये अभी टैक्स नहीं हुआ है, जब फ्यूचर में जब सर्विस डिलीवर होगी तभी टैक्स होगा। तो आप अभी इनकम टैक्स में भी ये 1,00,000 रिसीव को कैश टू इनकम नहीं, कैश टू एडवांस इनकम लाइबिलिटी बुक कर रहे हो। तो टैक्स बेस क्या होना चाहिए? जितनी इनकम आपने अभी टैक्स कर दी है वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट माइनस द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज ऑलरेडी टैक्स या नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड, या सिंपली सी चीज, जो भी अमाउंट आपने अभी तक टैक्स में ऑफर नहीं किया है पर रिसीव कर लिया, वो आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। टैक्स बेस होगा लाइबिलिटी का। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स बेस। और समझ लो दोस्तों, टैक्स बेस का कैलकुलेशन इस इंडेस का सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट। एक बार वो कर दिया, फिर ये इंडेस पूरा मेथड के बेसिस पे चल सकता है। इट इज प्योरली मेथोडोलॉजिकल। तो ये अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपको, जिसमें आपको समझाया गया है कि इन केसेस में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, और आपको रीजनिंग क्या है, और उसके बेसिस पे डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए या नहीं, और बनेगा तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट क्या बनेगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। बट ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इंडेस का। इसको सबसे पहले अपन कंक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद अपन यहाँ से इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पहले क्वेश्चन को यूँ समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या वो आपको अलग अलग इनकम एक्सपेंस देखिए कौन सी डिडक्टेबल है, एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है दे रहा है, तो आप ये टैक्स बेस वगैरह का सब फंडा छोड़ दो। सिंपल ये निकालो कि इस साल कितने पे टैक्स देना है अपने को, और कौन सी इनकम है जो अकाउंट्स में और टैक्स में अलग अलग बुक हुई है, उनका जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिटेल बना दो। सिंपल प्रिंसिपल। और वो चीज़ जिससे इस साल की टैक्स लाइबिलिटी कम हुई है उस पर डिटेल, एंड जिससे इस साल की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है आगे के साल की कम होगी उस पर डीटीए। बेसिक लॉजिक। बाकी डीटीए पे आगे प्रूडेंस वगैरह और देखेंगे। पर अगर क्वेश्चन वैसा नहीं है, और क्वेश्चन कैसा है जो आपको असेट्स और लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी इनकम एक्सपेंस अगर अलग अलग अकाउंट फॉर आज किया है और आने वाले सालों में उसकी अकाउंटिंग रिवर्स होगी, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट कोई ना कोई असेट लाइबिलिटी पे आएगा। तो ऐसे केस में यू विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है, और टैक्स बेस ये सोच के कि टैक्स के अनुसार बुक्स बनाता तो उसका क्या आता। वो डेफिनेशन बेस्ड जाना है तो टैक्स बेस असेट्स का होता है क्या? इट विल बी अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और लाइबिलिटी का होता है क्या? कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर और नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। बाकी लॉजिकली आप सोच सकते हो, इंडेस खुद भी कहता है कि जब भी टैक्स बेस निकालने में दिक्कत आए तो आप बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखोगे इंडेस का। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हर वो चीज़ जो इस साल आपका टैक्स कम कर रही है पर आगे बढ़ा सकती है, वो चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल बुक करना है, उसे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मानना और वैसे वर्सा। तो इस लॉजिक से आपको टैक्स बेस और डिटेल निकालना है। ध्यान रखना, असेट में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो डीटीएल, लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस से ज़्यादा है तो डीटीए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन असेट लाइबिलिटी की ओपनिंग क्लोजिंग दी जाएगी, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल निकालोगे और फिर जो चेंज है उसे करंट ईयर का डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस मानोगे। ये बेसिक प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आए तो अपन इंडेस को रिवाइज कर सकते हैं। एंड इस इंडेस में अब अपन क्या डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्या सारे प्रोविजंस हैं और कुछ स्पेशल केसेस में कैसे आपको डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद डीटीए वगैरह के क्या एडिशनल प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए। चलिए, तो सबसे पहले इंडेस अप्लाइज टू taxes on income, whether it is taxes on income payable under Indian tax laws or domestic tax laws और फॉरेन टैक्स लॉज। डीडीटी अब इंडिया में नहीं है, पर अगर वो होता तो उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ पर कवर होती है, और मैट क्रेडिट्स की भी अकाउंटिंग यहाँ पे कवर्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये बोलता है कि टैक्स एक्सपेंस हर इनकम एक्सपेंस के लिए हमें एज सच इम्पैक्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो टैक्स एज पर टैक्स लॉस करंट पीरियड में टैक्स ना हो, तो इसलिए हमारा टैक्स एक्सपेंस शुड नॉट बी जो इस साल टैक्स पेबल है, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड द डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सपेंस, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी सेविंग्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस कहाँ से बुक होएगा? जहां से उसकी करस्पॉन्डिंग इनकम एक्सपेंस बुक हुई है। इसका क्या मतलब है आगे अपन समझेंगे। कुछ टर्म्स दी हुई है। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस प्लस करंट टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस जो इस साल के प्रॉफिट्स पर आपको टैक्स लॉस के अनुसार इनकम टैक्स पे करना है। ध्यान रखना, जीएसटी वगैरह इस ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे। दे आर नॉट टैक्सेस ऑन इनकम बट और प्रॉफिट्स, दे आर टैक्सेस ऑन योर सेल्स और रेवेन्यू। डिफर्ड टैक्स कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए आपको देखना है
कि इस साल आपके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस यानी आपकी लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, डिडक्टेबल मतलब डिफर्ड टैक्स असेट्स बढ़ रहे हैं। तो इट इज नथिंग बट बेसिकली deferred tax is tax on taxable temporary difference minus tax on deductible temporary difference. What are temporary difference? एएस कहता था टेम्परेरी डिफरेंस वो चीज़ है जो आपने इस साल इनकम बुक करी है अकाउंट्स में और टैक्स में नहीं, या एक्सपेंस इधर बुक किया है वहाँ नहीं, और वाइस वर्सा। लेकिन इंडियज एसेट लाइबिलिटी अप्रोच पे जाता है तो वो कहता है कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट आपके टैक्स बेस से डिफरेंट है, एक्सेप्ट फॉर सर्टन केसेस मेंशन्ड इन पैरा 1524, जहां पे डिफरेंट होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर डिटेल नहीं बनाते, तो माना जाएगा देयर इज अ टेम्पररी डिफरेंस। किसके कैरिंग अमाउंट में फर्क है, ध्यान रखना, सिर्फ असेट और लाइबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इक्विटी रिजर्व्स इनके ऊपर कभी भी आप डिटेल नहीं बनाएंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब बनती है, जब आपको लगता है कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जिससे फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी मतलब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बढ़ा। असेट कब बनेगा, तो ये 3 केसेस में बनता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये अगर बढ़ेगा तो आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम होगा। टेम्पररी डिफरेंसेस क्यों पैदा होते हैं, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं। ये टैक्सेबल हो सकते हैं जिससे फ्यूचर में टैक्स बढ़ेगा, डिडक्टेबल जिससे फ्यूचर में टैक्स बचेगा। डीटीएल हमेशा फ्यूचर टैक्स रेट्स को यूज करके बनाया जाता है, जिसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और डीटीएल के लिए आपको सबसे पहले निकालना है कैरिंग अमाउंट, जो कि आसान है, एज पर अकाउंटिंग निकालेंगे, और फिर टैक्स बेस जो थोड़ा सा ट्रिकी है। असेट के केस में टैक्स बेस क्या है, सिंपल, जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल है वो टैक्स है। फंडामेंटली ऐसे सोचना, खर्चा आज कर दिया है पर आगे जाके उसका डिडक्शन मिलेगा तो वो मेरा टैक्स बेस है। जैसे असेट पे खर्चा आज कर दिया है पर डिप्रिसिएशन के साथ साथ डिडक्शन मिलेगा, तो जितना डिप्री मिलना बाकी है या जो खरीदा था माइनस जितना डिप्री क्लेम कर लिया है वो बचा हुआ आगे मिलेगा, तो वो मेरा टैक्स बेस है, तो अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर। कोई ऐसा असेट है जिसके कैश फ्लोज एग्जाम्प्ट है तो वो कैरिंग अमाउंट ही उसका टैक्स बेस आ जाएगा। लाइबिलिटीज के केस में पेबल्स और प्रोविजंस अगर हैं तो कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है माइनस जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल। आज आपने 5 लाख का प्रोविजन बनाया है बोनस का अकाउंट्स में, और इनकम टैक्स में उसको क्लेम नहीं कर पाए इस साल, तो फ्यूचर में कितना डिडक्शन मिलेगा पेमेंट होने पर, 5 लाख पूरा, तो आपका टैक्स बेस हो गया 5 लाख माइनस 5 लाख, जीरो, पर कैरिंग अमाउंट है 5 लाख। लाइबिलिटी में मैंने बताया कि अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो डीटीए बनेगा। सही भी है क्योंकि आज आपने अकाउंट्स में खर्चा बुक किया है पर टैक्स में क्लेम नहीं किया, इसलिए इस साल की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी हुई है पर आगे की कम हो जाएगी। तो हमारा पर्पस ही इस इंडेक्स का ये है कि इस साल करंट टैक्स बढ़ा हुआ है तो उसे कम करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट बनाएंगे, यानी कि हमारा टैक्स एक्सपेंस कम करेंगे। एडवांसेस के केस में इट विल बी कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी नॉट टैक्स्ड इन फ्यूचर। इक्विटी पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सुपर्ब एग्जाम्पल्स है जिनको एक एक करके आप अच्छे से टैक्स बेस कैसे निकलेगा ये समझ सकते हो। 2-3 मैं कराता हूँ, बाकी आप सेल्फ देख सकते हैं। जैसे 5,000 है, 20% अकाउंट्स में और टैक्स में 30% है, WDV 2 साल बाद रिवैल्यू कर दिया 3500 पे। आपसे पूछा है टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट बताइए, और बताइए कितने टेम्पररी डिफरेंस है, क्या वो टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, और अकॉर्डिंगली उस पर क्या डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। 30% टैक्स रेट है। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस 20% WDV है तो 1000, और फिर उस पर 800, तो ये 3200 कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस क्या होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं अकाउंटिंग करूँ तो मुझे पहले साल 30% के हिसाब से इतना डिप्रिसिएशन मिलेगा, इतना बचेगा, फिर इस पर 30% से इतना बचेगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि डिफरेंस कितना है, तो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस इज इक्वल टू द टेम्पररी डिफरेंस। तो ईयर बिगनिंग में 0 था, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 500, और फिर ये 750 हो गया। क्या ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट, असेट्स के केस में ज़्यादा होता है तो इसे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस माना जाता है। ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस माना, ये रिवैल्यूएशन किया है इन्होंने। इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो कॉस्ट है उतना ही डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब इस लॉजिक से आपको इसके ऊपर 30% से 150 का क्या बनाना होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और इस पे 30% से 225, और इस पे 30% से 315। शुरू में कुछ की भी जरूरत नहीं। अब आप बताइए, साल के शुरू में डीटीएल 0 है पर फर्स्ट ईयर के एंड में डीटीएल 150 होना चाहिए, तो इस साल आपका डीटीएल बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है। कितने से, 150 से। सही भी है क्योंकि इस साल आपने 500 रुपये का करंट
टैक्स 500 रुपये पर कम पे किया, टैक्स में 500 का खर्चा ज़्यादा क्लेम हुआ डेप्रिसिएशन का, इसलिए इस साल के प्रॉफिट टैक्स में 500 रुपये से कम टैक्स हुए, जिसपे 150 का टैक्स बचाया। पर आगे जाके ये पे करना होगा क्योंकि आगे डिडक्शन इतना कम मिलेगा, तो ये रिवर्स करना है तो रिवर्स करना है, खर्चा बढ़ाना है तो DTL बुक होएगा, ये DTL बुक हो गया। फिर 150 से बढ़ के 225, तो अगले साल 75 का एक्सपेंस और फिर अगले साल 90 का एक्सपेंस। इस तरह से आपके हर साल के डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ जाएंगे। ये प्रिंसिपली अप्रोच होती है दोस्तों बुक करने। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि आपने अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन किया 300 से, टैक्स तो कॉस्ट के आधार पे डेप्रिसिएशन देता है, तो ये 300 से बढ़ाने के कारण अब आपका असेट का कैरिंग अमाउंट और 300 रुपये बढ़ गया, और जिस कारण से आपका 300 पे 30% से 90 रुपये से और DTL बढ़ गया। अब इंडेक्स क्या कहता है कि आपको DTL कहाँ बुक करना है, एक्सपेंस कहाँ बुक करना है, तो जहाँ से करस्पॉन्डिंग इनकम एक्सपेंस बुक हुई है वहाँ पे भी उसका डेफर्ड टैक्स बुक होगा। तो रिवैल्यूएशन क्योंकि OCI NR से होता है, तो ये 90 रुपीज़ का आपका जो DTL है ये भी OCI NR से बुक होगा, तो आपकी एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू DTL, पर ये टैक्स एक्सपेंस है आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, जो डेबिट PRL की बजाय कहाँ होगा, OCI NR में, क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन OCI में गया है तो उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स इम्पैक्ट भी OCI में जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक लैंड खरीदी है 1,422 पे और 1,425 पे इसको बेच दिया 150 पे। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल है और इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से टैक्स होता है। आपको बोला है कि हर साल के अंत में क्या कोई डेफर्ड टैक्स करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए लॉजिकली कैरिंग अमाउंट कितना है इसका, शुरू से लेके आखिरी तक 100, पर टैक्स बेस क्या है। तो टेक्निकली स्पीकिंग टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट जो आज 100 है ये फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा क्या, हाँ जब मैं इसे बेचूंगा तो 100 रुपये के ऊपर जितने भी बिकेगा उतने भी टैक्स देना है, तो मेरा टैक्स बेस 100 हो गया। पर इंडेक्सेशन के कारण साल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे इसके ऊपर फ़ायदा कैसा होगा कि मुझे सपोज एक साल में 10% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, तो अगर एक साल बाद इस लैंड को मैं 110 पर भी बेच दूंगा तो मुझे कोई टैक्स देने की ज़रूरत। इंडेक्सेशन के कारण 110, सेलिंग प्राइस 110, प्रॉफिट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका टैक्स बेस इंडेक्सेशन के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि 110 तक आपको कोई प्रॉफिट या टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलता है अब हर साल इंडेक्सेशन करके इसका टैक्स बेस रिकम्प्यूट करोगे, और ये रिकम्प्यूट करके आप देखोगे कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ रहा है। और इस बार क्या है, आपके एसेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल, कम होता है तो डिडक्टेबल। ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। इसके ऊपर 20% जो आपका टैक्स रेट है, इतने का DTA बनाना है, तो फर्स्ट ईयर में आपका DTA बनेगा इतना, सेकेंड ईयर में 3 से और बढ़ेगा, थर्ड ईयर में 1 से और बढ़ेगा। और डेफर्ड टैक्स असेट बढ़ रहा है यानी कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए ये कम है। और फाइनली जब आप असेट सेल कर दोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग DTA भी नहीं चाहिए, उसे रिवर्स कर दो। सेम यू हैव फॉर लोन, अक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अलग अलग तरह के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये सब तरह की चीज़ें दी हुई है। इसका नेट कंक्लूजन यही है, असेट में टैक्स बेस निकालो, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है टैक्सेबल मानो, कम है डिडक्टेबल मानो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ध्यान रखो, क्या फ्यूचर पीरियड में टैक्स आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो DTL बनेगा, इस साल टैक्स बचाया है तो DTL बनेगा अगर फ्यूचर में ज़्यादा देना पड़ेगा। लाइबिलिटी के केस में ये उल्टा चलेगा। दिस इज बेसिकली योर लॉजिक, जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड के बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे बेस्ड है। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा 15 और 24 का आप डिस्कशन समझो। पैरा 15 कहता है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन की तारीख पर, यानी जब आप इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हो कोई भी एसेट को अपनी बुक्स में, आप सोचो उस दिन उसका कैरिंग अमाउंट बुक्स में, और सेम डेट पर अगर आप इनकम टैक्स में उसे बुक करते हैं तो उस दिन उसका टैक्स में कैरिंग अमाउंट क्या होता। और अगर इनिशियल डेट पे ही दोनों के कैरिंग अमाउंट डिफरेंट आ रहे हैं तो वो डिफरेंसेस के ऊपर आप DTA DTL अभी नहीं बनाओगे, तो आगे वो डिफरेंस रिवर्स होंगे तो उसके ऊपर भी DTA DTL रिवर्स नहीं होगा। हालांकि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर, और अगर इनिशियल रिकॉग्निशन में दोनों में फ़र्क आने का कारण यह है कि इनिशियल रिकॉग्निशन पर ही वो डिफरेंस इनकम टैक्स में या अकाउंट्स में इनकम या एक्सपेंस बुक हो गया है। ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्शंस नहीं लगेंगे,
और फिर उस केस में आपको डिफरेंस पे डीटीए डिटेल बनाना पड़ेगा। पैरा 15 बात करता है कि आप डीटीएल ना बनाएं, पैरा 24 बात करता है कि आप डीटीए ना बनाएं। अब इसको समझने के लिए लेट मी टेक यू थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। चलिए, तो अब इस पर्टिकुलर केस में अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप देखिए क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट 20,000 रुपए की हमें मिली है, जिसे हमने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माना है, सॉरी डिफर्ड इनकम माना है अंडर इंड AS 20। तो आगे हौले हौले उसे इनकम बुक करेंगे 20,000। सरकार से मिली हुई ग्रांट है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स कवर नहीं कर रही, तो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो 20,000 रुपये मिले हैं, ना तो आज आपको इसे इनकम बुक करना है, ना लाइबिलिटी दिखानी है कि आपको इसे लौटाना है। यानी इसका इनिशियल रिकॉग्निशन पे टैक्स बेस कितना हो रहा है? 0। व्हाट इज द टैक्स बेस एज सच? तो अपन बोलते हैं भैया कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी के केस में क्या होता है, कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो कैरिंग अमाउंट 20,000 है और फ्यूचर में ये 20,000 रुपये जब अपने को रिसीव होंगे या कंडीशन फुलफिल होंगे तो भी टैक्स नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा 20,000 डिडक्टेबल है। इसका मतलब हमारा टैक्स बेस 0 है। तो दोनों में देखेंगे तो आप इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही डिफरेंस आया। क्या ये डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण आया है? नहीं। क्या इस डिफरेंस से अकाउंट्स या टैक्स के किसी के भी प्रॉफिट इंपैक्ट हुए हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस है जो इग्नोर हो जाएगा। और अगर ये इग्नोर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में जब ये रिवर्स होगा तो भी इस पर कोई इंपैक्ट। अगर ये इग्नोर नहीं होता तो क्या होता? तो आप बुक्स में लाइबिलिटी बुक कर रहे हो तो कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होता है किसी ही लाइबिलिटी का टैक्स बेस से तो उसके ऊपर डिफर्ड टैक्स एसेट बुक होता है। तो आप क्या करते हैं, आप 20,000 पे अगर 30% टैक्स रेट है तो आप 6,000 रुपये का डीटीए बना देते हैं, ये कह के कि भैया 20,000 रुपये आज मुझे मिले हैं और इस पर मुझे टैक्स नहीं देना होगा, तो ये मेरी टैक्स की बचत है डीटीए। ऑब्वियस सी बात है, अजीब सी बात है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे 20,000 की एग्जाम्प्ट इनकम को जब भी बुक करना चाहें बुक कर लें, इसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे आप इनिशियल रिकॉग्निशन के डिफरेंस पे डीटीए डीटीएल नहीं बना रहे। लेकिन दूसरा केस देखते हैं। सपोज एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 रुपये का इनकर हुआ है और इनकम टैक्स में ये 5 साल में डिडक्टेबल। तो इनकम टैक्स में इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये 50,000 रुपीज का असेट दिखेगा और 10,000 हर साल डिडक्ट होगा, पर अकाउंट्स में आप इसे असेट बुक ही नहीं कर सकते क्योंकि इंड AS 38 में आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही 50,000 का डिफरेंस आ गया। कैरिंग अमाउंट 0, टैक्स बेस 50,000, पर क्योंकि अकाउंट्स में ये खर्चा PRL में डेबिट हुआ है इसलिए इसके ऊपर पैरा 15 या 24 नहीं लगेगा, इस पे डीटीए डिटेल बनाना है। असेट के केस में कैरिंग अमाउंट अगर कम होता है तो डीटीए बनता है, तो 50,000 पे 15,000 रुपये का हमारा क्या बनना चाहिए? डीटीए बीइंग अ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। कब? साल के शुरू में। लॉजिकली सही भी है, क्यों? क्योंकि आज आपने खर्चा बुक कर दिया अकाउंट्स में पर इनकम टैक्स में क्लेम नहीं किया है, तो इसको हौले हौले आपको आगे फ्यूचर में रिडक्शन मिलेगा, तो अच्छी बात है, आगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बचेगी। तो इस कारण से अब आप क्या कर दीजिए, आज आप प्रॉफिट दिखा रहे हो 50,000 से कम पर टैक्स पूरे पे दे रहे हो क्योंकि आज डिडक्शन मिला नहीं है, आने वाले 5 सालों में मिलेगा, तो आज टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो तो आगे बचेगा, तो इसलिए डीटीए। ये भी एक लॉजिक है, समझने तरीका है समझने का। फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, पर इनकम टैक्स में 10,000 क्लेम कर लिया तो 40 बचेगा, तो 40 के ऊपर डीटीए कितने का चाहिए? 12,000। तो मैंने साल के शुरू में बनाया 15, साल के अंत में चाहिए 12, तो इस साल 3,000 का डीटीए रिवर्स हो गया। तो 2 एंट्री होगी इस साल, एक 15,000 का डीटीए साल में क्रिएट होगा और दूसरा 3,000 का डीटीए रिवर्स होगा। क्रिएट होने से आपका डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम होगा और रिवर्स होने से आपका डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा। ईयर एंड में इफेक्टिवली 12,000 का आपके पास डीटीए बचेगा। सपोज आपने एक साइंटिफिक रिसर्च की एसेट खरीदी है 10,000 रुपये में, जिसका 125% डिप्रिसिएशन अवेलेबल है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितना अमाउंट डिडक्टेबल होगा इसमें? 12,500, और अकाउंट्स में तो ये 10,000 की बुक हो रही है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे 2,500 का डिफरेंस आ गया। पर क्या ये डिफरेंस अकाउंट या टैक्स के प्रॉफिट को आज अफेक्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है? नहीं। तो ये जो 2,500 का इनिशियल रिकॉग्निशन डिफरेंस है, इस 2,500 को आप डीटीए डीटीएल के लिए इग्नोर करोगे। कौन सा पैरा लग रहा है? 15, 24। इन दोनों में कौन सा लग रहा है? डीटीएल के लिए 15 है और डीटीए के लिए 24। तो आप देखो, असेट का कैरिंग अमाउंट अगर कम है और टैक्स बेस ज़्यादा है तो इस पर डीटीए बनता है, तो इसका मतलब 24 के कारण हम इस पर डीटीए नहीं बनाएंगे। अब 1 साल बाद इस पर 10% अकाउंट्स में डिप्री लगा तो ये 9,000 हो गया, और इनकम टैक्स में आपने 125% पूरा क्लेम कर लिया, तो इसका टैक्स बेस 0 हो गया, क्योंकि अब इसमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर में ही पूरा मिल गया। साइंटिफिक रिसर्च एसेट में होता है।
तो आप देखिए कैरिंग अमाउंट 9 है और टैक्स बेस निल है, तो इसका मतलब आपको 9,000 रुपये के डिफरेंस पे ईयर एंड पे DTL बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो ओपनिंग में कुछ नहीं और क्लोजिंग में DTL 2700 लॉजिकली सही है। इस साल आपने 12,500 का एक्सपेंस बुक किया है, जिसमें से 2500 तो आपको एक्स्ट्रा ही मिला है जो आपको अकाउंट्स में बुक करना नहीं है, तो भूल जाओ। तो 10,000 का एक्सपेंस इनकम टैक्स में क्लेम किया है, पर अकाउंट्स में सिर्फ 1,000 का बुक किया है, तो 9,000 का आपने इनकम टैक्स इस साल कम पे किया है, आगे पे करना पड़ेगा। तो DTL 9,000 पे बनेगा 30% से 2700, ये लॉजिक। तो ये ब्यूटीफुली डिजाइंड इस तरह के एग्जाम्पल है जो आप समय समय पे कंसेप्ट को और फाइन ट्यून करने के लिए साथ साथ में देख सकते हो। और इसी के साथ पैरा 15 और 24 का एक कॉन्सेप्ट आता है। बस ये ध्यान रखना कि यही चीज़ अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में होगी तो फिर वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगी, फिर उसके ऊपर DTL बनाना पड़ेगा। गुडविल के ऊपर DTL बनाना इनिशियल रिकग्निशन पे परमिटेड नहीं है, पर अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है, जिससे अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन स्पेशल इश्यूज में डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होती है? डिफर्ड टैक्स अगर एक्सपेंस है तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू DTL, या DTA कम हुआ होगा, और अगर सेविंग्स है तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा, और इस साल या तो DTA बढ़ा होगा या DTL कम होगा। ये जो भी नेट है ये आपका डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, जो PRL, OCI और रिजर्व डिपेंडिंग ओवर रिस्पेक्टिव इनकम कहाँ पर बुक हुई है उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। करंट टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? सिंपल, इस साल का करंट टैक्स एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर टैक्स, जो PRL, OCI, रिजर्व जिस पे भी आपने टैक्स निकाला है उसके ऊपर आप बुक कर दें। करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस है, जो PRL में टैक्स एक्सपेंस में दिखाया जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया कहाँ से रिकॉग्नाइज करना है, और इसके साथ ही आपका बेसिक प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कैसे बुक करना है, कैसे निकालना है। अब इसके बाद आता है कंसेप्ट डिफर्ड टैक्स एसेट में प्रूडेंस का। सेक्शन 43B कहता है इनकम टैक्स में कि हमें आप स्टैट्यूटरी ड्यूज या प्रोविजन फॉर बोनस ग्रेचुटी या इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम शेड्यूल बैंक, इस तरह के कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो अगर आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पे कर दोगे तो आप सेम ईयर में डिडक्शन ले लो, नहीं तो फिर जब पे करोगे तब डिडक्शन देंगे। तो समझो मैंने 1,000 रुपये के प्रॉफिट्स निकाले बिफोर स्टैट्यूटरी ड्यू का प्रोविजन, और स्टैट्यूटरी ड्यू का 250 का प्रोविजन बनाया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 750, लेकिन टैक्स में डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न फाइल करने की तारीख तक या ड्यू डेट तक मैंने इसे पे नहीं किया था। तो मुझे इनकम टैक्स पूरे 1,000 के ऊपर देना पड़ेगा इससे। पर कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले सालों में मेरा टैक्स कम होएगा, जब मैं इसे पे करूंगा तो डिडक्शन मिलेगा। तो DTA बनना चाहिए, तो मैं 75 का DTA बनाऊंगा। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के लॉजिक से देखना है तो आप देख लीजिए, आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज का कैरिंग अमाउंट है 250, पर इनकम टैक्स में क्लेम नहीं हुआ है तो 0, लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो DTA। तो आप 75 का क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट अगर लाइबिलिटी का टैक्स बेस से ज़्यादा है तो DTA, तो आप क्या करेंगे? DTA क्रिएट करेंगे 75 का, यानी डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस का हो जाए। अब क्योंकि आप डिफर्ड टैक्स असेट बुक कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर जब आप 250 पे करोगे तो आप अगले साल के प्रॉफिट से उसे डिडक्ट कर सकते हो। तो अगर कंपनी के अगले साल के प्रॉफिट 250 आए और ये 250 पे कर दिया तो टैक्स 0 देना पड़ेगा। पर सपोज अगर अगले साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ 0 और ये 250 पे कर दिया और तो नेक्स्ट ईयर टेक्निकली स्पीकिंग 250 रुपीज़ का आपका कैरीड फॉरवर्ड लॉस होगा, जो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। और आपको लगता नहीं है कि आने वाले 8 सालों में भी आपकी कंपनियां वापस से प्रॉफिट्स में आने वाली है, तो क्या इनकम टैक्स आपको इसका रिफंड देगा क्या, जो आपने इस साल टैक्स ज़्यादा पे कर दिया क्योंकि इस साल ये 43 भी पे नहीं हुआ था? नहीं, इनकम टैक्स बोलेगा हम आपको प्रीवियस ईयर में चेंज नहीं करने देंगे, जिस साल पे करोगे उस साल डिडक्शन देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करने देंगे लॉस, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होएगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रीज़न से एक चीज़ समझना है कि डिफर्ड टैक्स असेट में कंटिजेंसी है, ये तभी काम आएगा जब फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे, नहीं तो सरकार इसका रिफंड नहीं देगी। तो इस कारण से इंडेस कहता है कि डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करने के लिए प्रूडेंस का होना बहुत जरूरी। तो डिफर्ड टैक्स असेट 3 चीजों पे क्रिएट होता है। एक, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, जो कब आता है? असेट्स के केस में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम है, लाइबिलिटी के केस में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स में कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस हो, इसके अलावा मैट क्रेडिट हो। ये दोनों स्पेशल केस है, बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस।
इंडेस कहता है अगर आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर मस्त डीटीए बना सकते हो, पर कितना, जितना आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे। तो इस साल अगर आपने 250 का स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं पे किया है, आगे जब पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, पर आपको इतनी उम्मीद होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको 250 प्लस के टैक्सेबल प्रॉफिट तो होने की उम्मीद है। अगर ऐसी उम्मीद है तो आप पूरे पे अभी डीटीए बना दो, हर साल री एस्टिमेट करते रहना, कभी एस्टिमेट चेंज हो जाए तो डीटीए रिवर्स कर देना, प्रोस्पेक्टिवली चेंज इन एस्टिमेट, नो प्रॉब्लम। पर इंडेस कहता है कि इसके अलावा दो और संभावनाएं। सपोज आपकी कंपनी में टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस दोनों है। क्या मतलब इसका? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे आने वाले सालों में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब लेट्स से हमारी कंपनी में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज गेन हमने बुक कर रखा है, जिससे हमारी एसेट्स काफी बढ़ गई है, पर इनकम टैक्स में जब वो रियलाइज होगी तभी टैक्स होगी। कोई फेयर वैल्यू गेन है जो मैंने बुक कर रखा है, इनकम टैक्स में वो जब बेचूंगा तभी टैक्स होगी। तो आज मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट असेट का फेयर वैल्यू गेन के कारण ज्यादा है टैक्स बेस में, क्योंकि वो इनकम आज टैक्स नहीं हुई है तो टैक्स उसके टैक्स बेस कॉस्ट के बराबर है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक असेट कॉस्ट 100 रुपये, फेयर वैल्यू 200 रुपये, टैक्स बेस 100 का 100 ही है। तो मैंने अकाउंट्स में 100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, पर उस पर अभी तक टैक्स नहीं दिया है। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से, तो मैं उसके ऊपर डीटीएल बनाता हूँ। तो 30 रुपीज़ का मैं डीटीएल बना चुका हूँ 30% की टैक्स रेट से। तो मैंने कहा कि कैरिंग अमाउंट मेरे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक असेट का 200 है, फेयर वैल्यू गेन बुक करने के बाद, बट टैक्स बेस 100 है। तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस माने जाएंगे, जिसके ऊपर मुझे डीटीएल अगर 30% टैक्स रेट है तो 30 का बनाना होगा। अब मुझे ये बताया कि अगले साल में या आने वाले सालों में जब मैं इसे बेचूंगा 200 में भी बिका तो 100 रुपये इनकम टैक्स में टैक्स देना होगा। अब इसी के अगेंस्ट मेरे पास वो 250 का प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अगर फ्यूचर में टैक्स कमाने की उम्मीद नहीं भी हो, फिर भी अगर फ्यूचर में मैं ये जब पे करूंगा तो इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसी पीरियड में या उससे पहले मैंने ये पे कर दिया तो मैं इसको इससे डिडक्ट कर पाऊंगा। तो इसके लिए इंडेस कहता है कि अगर आपकी कंपनी में टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जिसके अगेंस्ट में डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफसेट हो सकते हैं, तो उस एक्सटेंट तक डीटीए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसे प्रूडेंट ही माना जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पीसी इनकॉर्पोरेट 1 अप्रैल में हुई है, 31 मार्च में उस पर टेम्पररी डिफरेंस टैक्सेबल है 1,24,000, जो 4 साल में रिवर्स होंगे। तो इसका मतलब 31,000 रुपीज आने वाले 4 सालों में आपको क्या करना है? लगता है आपको कि इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपने इनकम टैक्स में ज़्यादा डिप्री क्लेम कर लिया अभी, और आगे जाके आपको इनकम टैक्स में डिप्री कम मिलेगा। तो इसके लिए आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आप 124 में बनाओगे, जो आने वाले 4 सालों में 31, 31, 31 करके रिवर्स होगी। तो आपको मालूम है इतने के ऊपर आपको टैक्स आगे देना पड़ सकता है। उधर आपके डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के 80,000 के, जो 5 साल में एडजस्ट होंगे। तो इसका मतलब आप क्लियरली बोल सकते हो कि आने वाले 5 सालों में 16,000 रुपये का आपको हर साल इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल? डिडक्टेबल, क्योंकि इस साल अकाउंट्स में खर्चा बुक हुआ है, पर इनकम टैक्स में हौले मिलेगा। तो इस पर डीटीए बनना चाहिए। पर डिडक्टेबल पे डीटीए बनाने के लिए प्रूडेंस क्या कहती है कि भैया आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो ही डीटीए बनाना। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमारे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है उतने तक डीटीए बनाने में कोई दिक्कत नहीं। पर अब दिक्कत यह है कि ये होगा 4 साल में 16-16 करके रिवर्स, और ये होगा 4 साल में 31-31 करके टैक्स पेबल। 5th ईयर में ये 16 रिवर्स होगा, पर उससे पहले ही मैं पूरा टैक्स दे चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे फिर मुझे उम्मीद होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। अगर हैं तो फिर मैं इसके ऊपर डीटीए बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन में कहा है कि हमें लगता है हम कंटिन्यूसली 5 साल तक लॉसेस करेंगे। हालांकि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैकवर्ड नहीं हो सकते।
अब आप बताइए क्या करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो 31,000 इंटू 4 1,24,000 पे 20% से DTL बनेगा, और 16,000 इंटू 4 64,000 पे 20% से 12,800 का DTA बनेगा। कब? आज 31 मार्च 21 पे। रही बात ये 16,000 रुपये जो बच गया, इसके ऊपर DTA बनाने के लिए प्रूडेंस कहती है फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होने की उम्मीद होना चाहिए, जो नहीं है। ना ही कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बचेंगे उस पीरियड तक जिसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब यहाँ तक टैक्स हो गए होंगे। अब ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा। तब इसमें एक तीसरी कंडीशन है, दैट इज बेसिकली वॉच टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी। इंडेक्स इसके अलावा कहता है कि अगर आप ये भी प्रूव कर दो कि आपके पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसी एसेट्स रखी हुई हैं जिसमें आपको श्योर है कि गेन होना ही है, पर वो गेन आपको इनकम टैक्स में कब टैक्स करना पड़ेगा? जब आप उसे बेचोगे। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास रिलायंस के शेयर है जो मैंने खरीदे थे, कब? जब 30 रुपए के थे, आज 3,000 के। बिजनेस है मेरा, बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट है, तो मेरी जब इच्छा है मैं इसे बेच के प्रॉफिट बुक करके इस पर टैक्स दे दूंगा, अज्यूमिंग कि बिजनेस प्रॉफिट में आता है। तो अब आप समझिए कि अब मेरा कोई अगर ऐसा खर्चा है जो लैप्स हो रहा है, जैसे कैरीड फॉरवर्ड लॉसेज है मेरे, या फिर ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 16,000 का जो लैप्स हो जाएगा, या 5वें साल में मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिंपली, या 5वें साल में मेरे प्रॉफिट नहीं हुए तो मुझे एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं 5 साल में थोड़े इन्वेस्टमेंट बेच के उतना प्रॉफिट बुक कर लूंगा ताकि ये 16,000 डूबने से बचा लूँ। भाई सीधी सी बात है ना। आपको मालूम है कि एक तरफ आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो जिस पे टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपके पास कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। इस साल नहीं बचाया तो अगले साल आप नहीं बचा पाओगे, तो डेफिनेटली आप इस साल थोड़ा सा क्या कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग करके एसेट बेच के उतना प्रॉफिट कमा के आपके एक्सपेंस सेट ऑफ कर लो ताकि आपका टैक्स पेबल बच जाए। इंडेक्स कहता है अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं तो भी आप उसके ऊपर DTA बना सकते हो, पर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी के केस में आपको प्रोबेबल होना चाहिए कि आप उस साल में प्रॉफिट कमा पाओगे जिस साल में डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स होगा, और अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करिए, DTA रिकॉर्ड कर सकते हो। सॉरी, टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जिससे DTD आगे आप सेट ऑफ कर सकते हो, जितना आप आने वाले समय में सेट ऑफ कर सकते हो नेट ऑफ एक्सपेंस। अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी में कोई खर्चा होने वाला है उत्ते के ऊपर आप DTA रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है उतना बुक कर लो। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, जब डिडक्टेबल रिवर्स होंगे तो उस एक्सटेंट तक आप DTA बुक कर लो, पर ये दोनों ही नहीं है तो फिर आपको एक रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए क्या कि आप फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट सेम टैक्स अथॉरिटी में कमाओगे जिससे आप डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एडजस्ट कर पाओगे। क्या इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा? तो देखो, अगर कंपनी ऑलरेडी लॉसेस इनकर कर रही है तो आपको कन्विंसिंग एविडेंस से प्रूव करना है, क्योंकि आप कंपनी लॉस में और ये बोल रही है आगे प्रॉफिट होगा जिससे मैं सेट ऑफ कर पाऊंगी, चांस कम है। पर अगर आप लॉस में नहीं हो तो फिर उस केस में आप DTA बुक कर सकते हो बेस्ड ऑन रीजनेबल सर्टेनिटी। ऐसा कहते हैं लॉस मेकिंग कंपनी के केस में फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट शुड बी विद कन्विंसिंग एविडेंस, जैसे कि मेरे को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है, सरकार की सब्सिडी प्रूव हो गई है, या मेरा इस साल का लॉस का कोई एक एक्सेप्शनल लॉस का कारण था जो आगे हर साल नहीं होगा, तो आप कन्विंसिंग एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। सिर्फ बिजनेस प्लान और उम्मीद के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। पर अगर कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो आपको लगता है आगे भी प्रॉफिट रहेंगे, तो आप उस बेसिस पे मान सकते हो प्रॉफिट होंगे और DTA रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे आप DTA रिकॉर्ड करेंगे कब? असेट के केस में कैरिंग अमाउंट कम और लाइबिलिटी में ज़्यादा होता है तो उसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मानते हैं। अगर आपके पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आने वाले समय में है, या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है नेट ऑफ एक्सपेंसेस, या प्रोबेबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट है, तो आप DTA बुक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी के पास कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस है, जैसे आप समझो मैंने कोई कंपनी खरीदी, उसके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस है 1 करोड़ के, और वो मैं अब अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाऊंगा, और मेरी कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस पर DTA बुक करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे आने वाले समय के टैक्स प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं, या टैक्सेबल लाइबिलिटी मेरी कम होने वाली है। तो आज आप DTA कैरीड फॉरवर्ड लॉस पे बुक कर सकते हो, पर इस केस में आपको कन्विंसिंग एविडेंसेस के साथ सर्टेनिटी होना। और मैट क्रेडिट भी अगर आपको लगता है आगे आप यूज कर सकते हो तो इस पे भी DTA बुक कर सकते हो। ये आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और उससे एसोसिएटेड DTA का एक सिंपल सा डिस्कशन है। एक बहुत ही स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया था, ये DDT रिलेटेड है तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली एक आता कि कई बार हो सकता है आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो डिस्प्यूटेड केसेस में, खास तौर पे आप मान रहे हो इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसलिए आपने प्रोविजन नहीं बनाया, पर मैटर अंडर लिटिगेशन है, तो ऐसे केस में जो आपने किया है अगर चांसेस वही होने के ज़्यादा हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट्स में कंटिजेंट लाइबिलिटी जैसा डिस्क्लोजर दे दो, जैसे कि
ICI ने, हालांकि इंडेक्स नहीं लगते पर समझने के लिए, इनकम टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं किया ये कह के कि भाई हमारे पास नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पशन होना चाहिए इसलिए हमें टैक्स एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स ने इसके ऊपर केस लगा रखा है अभी लिटिगेशन में, तो टैक्स एक्सपेंस ICI बुक नहीं कर रहा है और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी शो कर देगा कि भाई केस चल रहा है। पर अगर हमने टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं किया, ये मानते हुए कि हम आगे केस लड़ेंगे और जीतेंगे, पर संभावना जीतने की कम दिख रही है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोअर कोर्ट्स में या बेसिक लेवल पे हार चुके हैं। तो फिर इंडेज कहता है कि अगर अनसर्टनिटी है आपके टैक्स ट्रीटमेंट में और जो ट्रीटमेंट आपने दिया है वो ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, यानी उसके होने के चांसेस कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपनी बुक्स में अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसा करेंगे जैसा इनकम टैक्स में होने की चांसेस ज़्यादा है। यानी भले ही आपकी पोजीशन ये है कि भैया मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ICI हूँ, इसलिए मुझे टैक्स नहीं देना चाहिए, तो इस कारण से मैं टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं करूँगा। पर अगर आपको लग रहा है शायद आप ये केस नहीं जीत पाओगे, तो फिर आप अभी से टैक्स एक्सपेंस बुक कर दीजिए। कितना बुक करोगे? तो अगर आपको लगता है कि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो केस जीतूंगा या हारूंगा, हारूंगा तो 30% या 25% देना पड़ेगा, तो आप फ्लैट उस रेट से बुक कर दो। आपको लगता है मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आउटकम ऐसा आ सकता है, 10% चांस है कि मैं जीत जाऊं, 40% चांस है कि सिर्फ मेरी उन एक्टिविटीज़ को टैक्स किया जाए जो कमर्शियल नेचर की है, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स, मेंबर की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स और ये सब, और जो स्टूडेंट से फीस वगैरह में चार्ज कर रहा हूँ उस पर जो सरप्लस बच रहा है उस पर टैक्स ना लगे, और 50% चांस है कि सब पे टैक्स लग जाए। तो मल्टीपल आउटकम जब होते हैं तो आप सबका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे। तो मुद्दे की बात इतनी सी है दोस्तों कि आपको अगर लगता है कि आप जो कर रहे हो इनकम टैक्स में भी वैसे ही होगा अंडर अ लिटिगेशन केस, तो आप सिर्फ डिस्क्लोजर और कंटिजेंट लायबिलिटी शो करोगे, पर आपको लगता है इनकम टैक्स में कुछ और होगा और आपका स्टैंड कुछ और है, तो जो चांसेस इनकम टैक्स में होने के ज़्यादा है वो आप फॉलो करेंगे। जब भी आप टैक्स रेट लेंगे तो ध्यान रखना फ्यूचर टैक्स रेट लेनी है, किसके लिए? DTA DTL के लिए। और करंट टैक्स रेट लेनी है किसके लिए? करंट टैक्स एक्सपेंस के लिए। फ्यूचर टैक्स रेट क्या होगी? तो आपको वो रेट लेनी है जब आपके टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स होने की उम्मीद है। इसका मतलब सपोज आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50 लाख है और आपने अकाउंट्स में पूरा खर्चा बुक किया है, इनकम टैक्स में 10 लाख का ही हर साल डिडक्शन मिल रहा है और 3 साल तक कंपनी को टैक्स हॉलिडे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो डिफरेंस रिवर्स हो रहे हैं उसमें आपका टैक्स रेट 0% है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जो रिवर्स होंगे उसमें आपका टैक्स रेट 30% है। तो आप ये देखोगे कि मेरे जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में रिवर्स होने वाले हैं उस पर 30%, सेकेंड और थर्ड ईयर में जो होंगे उसके ऊपर 0% से मैं क्या करूँगा? DTA बुक करूँ, क्योंकि यहाँ कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है और ये सेट है। तो आप क्या करेंगे? आप इस लॉजिक से टैक्स रेट कौन सा लोगे? जिस समय वो रेट जो लगता है आपको जब होगा जब डिफरेंस रिवर्स होगा। सेकेंड, अगर अलग अलग टैक्स रेट हैं फ्यूचर ईयर्स के और आपको पता है तो फिर आप एस्टिमेट कर लीजिए कि आपके डिफरेंस कब रिवर्स होंगे और उस साल क्या टैक्स रेट होगा, वो कंसिडर कर लीजिए। उसका एग्जाम्पल है स्लैब रेट के केस में आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट लेंगे, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल्स पे स्लैब रेट होते नहीं है, इंडिविजुअल्स पे होते हैं, कंपनी पे होते नहीं, और इंडियस कंपनी फॉलो करती है, बट फिर भी आपको दिया हुआ है। हो सकता है एक ही असेट के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल हो। जैसे कि मेरी 3000 की ज़मीन है अगर मैं इसे स्लम सेल में बेचूंगा ना तो इसकी 3000 ही कॉस्ट आएगी और पूरा प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, पर इंडिविजुअली बेचूंगा तो इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा और कैपिटल गेन लगेगा। तो अब मैनेजमेंट का इंटेंशन अगर इसे स्लम सेल में बेचने का है, मैनेजमेंट ने इसे 5000 रुपये रिवैल्यू किया है, तो बोलेगा कैरिंग अमाउंट 5000 है, टैक्स बेस 3000 है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है क्योंकि एसेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 2000 का, 30% 600 का DTL, ये रिवैल्यूएशन गेन OCI से बुक हुआ होगा तो 600 भी OCI NR से। पर वहीं आपकी इंटेंशन इंडिविजुअली सेल करने की है तो इसका कैरिंग अमाउंट 5 है, पर टैक्स बेस इंडेक्सेशन के फैक्टर के कारण 4.5 है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 500, जिसपे भी फ्यूचर टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट नहीं होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की होगी जो 20% है, तो उस हिसाब से DTL सिर्फ 100 रुपये का बनेगा। तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बेस्ड ऑन योर ओन इंटेंशन। बैलेंस शीट डेट तक अगर अगले साल की रेट इनैक्ट हो गई है तो वो ले लें या सब्सटैंशियली इनैक्ट हो। फरवरी में बजट आया, टैक्स रेट अगले साल की प्रपोज की गई है और उसका अप्रूवल आ गया 31 मार्च तक, बहुत अच्छा। नहीं आया है पर पास हिस्ट्री बताती है कि जो टैक्स रेट प्रपोज होती है प्रेसिडेंट वही अप्रूव करता है, तो भी आप ले लीजिए। पर कोई श्योरिटी नहीं है, कई बार प्रेसिडेंट टैक्स रेट चेंज कर देता है, 50-50 चांस है।
तो फिर 31 मार्च पे आप जो इस साल की टैक्स रेट है वही फ्यूचर मान लो, क्योंकि अगले साल की टैक्स रेट अभी तक सब्सटैंशियली इनैक्ट नहीं हुई है। सपोज अप्रैल में प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया इंक्रीज टैक्स रेट का, तो क्या इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कंसिडर किया जाएगा? इंड AS 12 में इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टैक्स रेट्स के लिए कंसिडर नहीं होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल से समझाएंगे आप इसको और देख सकते हैं। हो सकता है आपने जो फ्यूचर टैक्स रेट लिया और बाद में टैक्स रेट फिर चेंज हो जाए, तो इसे चेंज इन एस्टिमेट की तरह प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। कोई डिस्काउंटिंग नहीं की जाएगी कभी भी डेफर्ड टैक्सेस में। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में DTA DTL इंडिया में नॉन करंट में दिखाए जाते हैं, जो कार्व आउट है, क्योंकि इंटरनेशनली इसे करंट नॉन करंट दोनों में दिखाया जाता है। क्या DTA DTL ऑफसेट किए जा सकते हैं? अगर सेम टैक्स लॉज में क्रिएट हो रहे हैं और सेम हेड की इनकम है, इसलिए आपस में ऑफसेट होना परमिटेड है। जैसे 43B पे आप DTA बना रहे हो और डेबरी पे DTL, बिजनेस प्रोवाइड में ही जा रहा है, तो ये ऑफसेट इनकम टैक्स में भी हो सकते हैं, तो आप DTA DTL भी ऑफसेट करें। तो रूल कहता है कि अंडर सेम टैक्स लॉज DTA DTL क्रिएट हो रहा है जो कि आपस में एडजस्टेबल है, तो आप DTA DTL नेट करोगे। पर सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे आप DTL बना रहे हो एंड आपका कोई बिजनेस एक्सपेंस पे DTL बन रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे DTA बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का DTA लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये आपस में ऑफसेट नहीं होंगे। आपकी बैलेंस शीट में DTA DTL दोनों साथ में देखेंगे। सेम वैसा ही जैसे सब्सिडरी में अगर DTL है और पेरेंट में DTA है, तो आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में लीगल एंटिटी वाइज कंसोलिडेशन टैक्सेशन लगता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में DTA DTL दोनों अलग अलग से दिखेंगे। मैट क्रेडिट रिसीवेबल हमेशा DTA का ही पार्ट दिखेगा, इसलिए क्रेडिट नॉन करंट एसेट में दिखेगा। करंट टैक्स में जो प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल या एडवांस अगर आपने पे किया है, तो वो अलग से करंट नॉन करंट में डिपेंडिंग आप कब पे करोगे उसके ऊपर जाएगा। नॉर्मली करंट लाइबिलिटी में आएगा, रिफंडेबल है तो करंट टैक्स असेट में आ जाएगा अगर ज़्यादा पे किया। ध्यान रखना, एक असेसमेंट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी और उस साल का आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो नेट करके दिखाया जाएगा, पर पिछले साल का रिफंड बाकी और इस साल में लाइबल है, तो दोनों अलग अलग आपको शो करना पड़ेगा। बाकी मेजर सारे कंपोनेंट्स डेफर्ड टैक्स के आपको डिस्क्लोज करना है। चेंज इन एस्टिमेट्स, फ्यूचर टैक्स रेट्स क्या यूज़ किए, एक्सपेंस कहाँ से बुक किया, ये सब आपको लेना है। और ये अप्रोच है जिसको मैंने आपको बाद में बताया। स्पेशल इश्यूज इतने सारे क्रिएट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन इश्यूज को वेरी क्विकली एंड ब्रीफली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में इनिशियल रिकग्निशन में डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि आपने एक कन्वर्टेबल कम रिडीमेबल डिबेंचर इशू किया हो 5 लाख का, तो उसका टैक्स बेस तो 5 लाख ही होगा, तो क्योंकि उसमें कन्वर्जन ऑप्शन है, तो हो सकता है उसमें इक्विटी कंपोनेंट आ जाए, जैसे 4 लाख का फाइनेंशियल लाइबिलिटी और 1 लाख का इक्विटी कंपोनेंट। इंड AS कहता है इस केस में इनिशियल रिकग्निशन पे DTA DTL बुक होगा। क्या बुक होगा? तो अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी के केस में अगर टैक्स बेस ज़्यादा है तो क्या बनता है? DTL। तो आप 1 लाख के ऊपर अगर 30% रेट है, 30,000 DTL बनाएंगे। और ये डेबिट कहाँ से होगा? रिजर्व से। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ये इक्विटी, इफेक्टिवली इक्विटी 70,000 से बुक होगी। फिर आने वाले सालों में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बुक करोगे, तो खर्चा 4 लाख से ज़्यादा होगा, ब्याज कम पे होगा, और हौले हौले ये 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हौले हौले आपका DTL रिवर्स होते। बिजनेस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप जब पहली बार कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो उसकी सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पे लेके, हो सकता है कि इनकम टैक्स उसका जो पुराना कैरिंग अमाउंट सामने वाले की बुक्स में चल रहा है उसी को अलाउ करे। खास तौर पे कंसोलिडेशन में ऐसी होगा कि जो सब्सिडी की बुक्स में कॉस्ट आ रही है उसी को इनकम टैक्स का टैक्स बेस माना जाएगा, या हो सकता है टैक्स बेस कुछ और भी हो। ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस आएगा इनिशियल रिकग्निशन पे, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली बार आप बनाओगे तो आपका कैरिंग अमाउंट होगा फेयर वैल्यू, पर टैक्स में अलग ही चीज़ आपको डिडक्टेबल मिलेगी। तो इंड AS कहता है इसमें जो डिफरेंस है इसके ऊपर DTA DTL बनाया जाएगा। भले ये इनिशियल रिकग्निशन का डिफरेंस है, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के इनिशियल रिकग्निशन के डिफरेंस पे DTA DTL बनाया जाता है। वील हैव टू क्रिएट अ DTA DTL ऑन इट, और वो आगे रिवर्स भी होगा। अगर गुडविल क्रिएट हुई है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो आप समझ लीजिए कि गुडविल का एक कैरिंग अमाउंट है, लेट्स से 100 की गुडविल आई है। सवाल इसका कि टैक्स बेस क्या होगा। इंडिया में गुडविल अब नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, इसका मतलब फ्यूचर में डिडक्शन 0 मिलेगा, तो ये नल हो गया। असेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से, तो उस केस में इसे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मानते हैं। हेंस इस पे DTL बनना चाहिए, जो नहीं बनेगा, क्योंकि पैरा 15 में साफ साफ कहा गया है कि गुडविल के इनिशियल रिकग्निशन पर
डीटीएल क्रिएट नहीं। पैरा 24 में डीटीए बन सकता था, पर वो बनने की संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल रीजन है उसका, क्योंकि आपका टैक्स बेस जीरो है, क्योंकि डिडक्शन ऑफ इंडिया में मिलना ही नहीं है। तो अगर टैक्स बेस जीरो है तो डीटीए बन ही नहीं सकता। पर सपोज कभी ऐसा होता कि टैक्स बेस यहाँ 150 होता, तो देन डेफिनेटली फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर केस में आप 50 के ऊपर डीटीए क्रिएट कर सकते थे और आपको करना पड़ता, पर वो सिचुएशन इंडिया में क्रिएट नहीं होगी। कोई कंपनी आपने खरीदी और उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, आपको उम्मीद है आगे सेट ऑफ कर लेंगे, आप डीटीए बना लीजिए, उससे नेट आइडेंटिफाइबल एसेट बढ़ जाएगी, गुडविल कम हो जाएगी। पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी और मैंने एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खरीदी, उसके प्रॉफिट से मैं मेरे भी लॉस को अब क्या कर पाऊंगा, सेट ऑफ कर पाऊंगा फ्यूचर्स में। इसमें मैं अभी डीटीए नहीं बना रहा था क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी, अब बनाना चाहता हूँ। बना लीजिए, पर ये आप अपनी बुक से बनाइएगा। ये एक्विजिशन के कारण ये डीटीए बनाया, इस कारण से सब्सिडी की वैल्यू बढ़ गई, ऐसा करना अलाउड नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है कि किसी के भी कैरीड फॉरवर्ड लॉस पे डीटीए बनाना है तो जिसके कैरीड फॉरवर्ड लॉस है वो उसके रिस्पेक्ट में डीटीए बनेगा। तो मैंने कंपनी खरीदी, उसके कैरीड फॉरवर्ड लॉस पे डीटीए बना रहा हूं, तो वो डीटीए कंपनी खरीदी उससे रिलेटेड है, यानी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का पार्ट। पर कंपनी खरीदने से मेरे लॉसेस का आगे सेट ऑफ मिलेगा, तो मैं अपनी बुक्स में डीटीए जो क्रिएट करूंगा वो डीटीए का इम्पैक्ट मैं मेरी बुक्स में लेकर आऊंगा। फिर कंफ्यूजिंग हो गया। अरे ये ऐसे बहुत टिपिकल डिस्कशन है, ज्यादा समझना है तो ये देख लो। चलो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्वायरी के हैं, कन्विंसिंग एविडेंस है, डीटीए बना दो। जो आपने सब्सिडरी खरीदी उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस में ही आपका मेन इंटरेस्ट था। रिलायंस जैसी बहुत कंपनियां खरीदता है, उसके लॉस अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ करके टैक्स बचा लेता है। उस कंपनी के ऐसे भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस खत्म हो गई कंपनी, तो उसके कोई काम आने नहीं वाले थे। तो हो सकता है उसके पास 100 करोड़ के एक्यूमुलेटेड टैक्स लॉसेस है, मैंने वो कंपनी 5 करोड़ में खरीद ली और कोई उसकी एसेट थी नहीं, थोड़ा बहुत बिजनेस था बस। मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे 30 करोड़ रुपए की सीधी सीधी क्या मिल जाएगी, या 25% अगर टैक्स रेट है, तो मेरे इनकम से मैं 100 करोड़ का टारगेट कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस सेट ऑफ करके 25 करोड़ का टैक्स बचा लूंगा। तो आप 25 करोड़ उसकी एसेट मान सकते हो और इसे नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का पार्ट मान सकते हो। पर मेरी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी, जिसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एन एकेडमी इज अ कंपनी व्हिच इज मेकिंग लॉस, और इसने क्या किया? लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज एक्वायर्ड प्रेप लैडर करके एक मेडिकल प्रिपरेशन की कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसे एक्वायर किया, वो प्रॉफिट कमा रही। अब अन अकेडमी के 100 करोड़ के लॉसेस थे जो डूब जाते, और अब ये जो कंपनी एक्वायर की है इसकी प्रॉफिट इतने शानदार हैं और इसको मैंने अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होएगा? मेरी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई उसके कारण, इससे मेरे एक्यूमुलेटेड लॉस भी सेट ऑफ होंगे। तो अब मैं इस पर डीटीए बनाना चाहता हूँ, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये मत मानना कि वो जो प्रेप लैडर कंपनी खरीदी है ना, उसकी एसेट्स में मैं, क्योंकि मेरे लॉस अब सेट ऑफ होने के काबिल हो गए हैं, तो मैं 30 करोड़ या 25 करोड़ जो भी आपका टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली डीटीए बनता है, मैं ये मानूँ कि वो सब्सिडी की एसेट है, ये उसके लॉस नहीं है तो ये उसकी एसेट नहीं है। तो उसकी एसेट्स में आप किसी भी प्रकार का, क्योंकि उसका एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है इसलिए आप डीटीए बुक नहीं कर पाओगे, तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालते समय, गुडविल निकालते समय डीटीए नहीं आएगी, ये बताना चाह रहा हूँ। चलिए, कंसोलिडेशन के केस में सिंपल ध्यान रखिएगा कि इनिशियल रिकग्निशन पे जो भी डिफरेंस आएंगे उसके ऊपर डीटीए टीटीएल बनेगा, आगे रिवर्स भी होगा गुडविल छोड़ के। अगर आपकी कंपनी मैट के अंतर्गत आती है तो सारा कैलकुलेशन डीटीए टीटीएल का नॉर्मल जैसा करना, सिर्फ आखिर में करंट टैक्स पेबल जो निकालते हो उसमें आप करंट टैक्स भी नॉर्मल टैक्स रेट से नॉर्मली निकालना। सिर्फ इतना सा करना है आपको कि इस साल मैट के कारण आपको कितना ज़्यादा पे करना है, वो जो ज़्यादा पे करना है वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा देगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स या टू कैश, और उसे डेबिट कर देना डीटीए में मैट क्रेडिट रिसीवेबल। तो मैट क्रेडिट रिसीवेबल बुक करने से ना तो आपका टैक्स रेट चेंज होगा, करंट टैक्स चेंज होगा या डिफर्ड टैक्स चेंज होगा। सिर्फ आप यूँ मानना कि ये इस साल एक्स्ट्रा पे किया, आने वाले सालों में सेट ऑफ कर लूँगा जब मेरी मैट के बाहर लाइबिलिटी आ जाएगी। तो आप अभी सिर्फ इसे एक एडवांस टैक्स पेड के एंट्री की तरह करोगे, पर डीटीए में बुक करोगे। इंटरग्रुप टर्निंग ट्रांसफर्स होते हैं कंसोलिडेशन में, डिस्कस करते हैं। तो समझिए कि सपोज फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडरी को 100 रुपये के गुड्स 150 पे बेचे, और ये सब्सिडरी के अभी भी गोडाउन में रखे हुए हैं 150 के गुड्स। तो हम क्या करते हैं? कंसोलिडेशन जब करते हैं तो पेरेंट के प्रॉफिट्स जो बुक हुए थे 50 के, उसे रिवर्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे? स्टॉक को 50 से कम करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट में, और अभी तक क्या करते थे? पेरेंट के प्रॉफिट को 50 से कम करते थे।
और आप समझ लीजिए कि टैक्स बेस तो इसका ग्रुप के लिए 150 है, क्योंकि अब आप इसे 150 में बेचोगे तो इनकम टैक्स में आपको और टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टैक्स बेस 150 है, पर कैरिंग अमाउंट स्टॉक का 100 हो गया। तो असेट के केस में अगर टैक्स बेस ज़्यादा है तो DTA बनता है। तब आप क्या करोगे, आपको DTA क्रिएट करना पड़ेगा। अगर 30% आपका टैक्स रेट है तो 15 का। तो इस कारण से इफेक्टिवली DTA अगर बढ़ेगा तो पेरेंट के जो आपके इफेक्टिवली प्रॉफिट्स कम होंगे वो 35 से ही कम होंगे। और सही भी है, क्योंकि पेरेंट ने 50 का प्रॉफिट बुक किया है तो उस पर 15 टैक्स भी दिया, तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 से ही बड़ा होगा, तो उतने से ही कम होगा। टैक्स हॉलिडे का एग्जाम्पल ले लिया, जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलिडे में क्रिएट हो रहे हैं उस पर DTA डिटेल बनाना, अगर वो डिफरेंस रिवर्स उस साल में होंगे जिस साल में आप टैक्स हॉलिडे से बाहर आ जाओ, FIFO बेसिस पे। कभी कोई कंपनी का टैक्स स्टेटस चेंज हो गया, जैसे कि आप लेट्स से अभी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। अब आप प्राइवेट से लिमिटेड हो गए तो अब आपकी ऑब्वियस सी बात है सारे DTA डिटेल चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि सबकी टैक्स रेट नहीं हो गई। तो जहाँ से आपने DTA डिटेल बुक किया था, अगर OCI से किया था तो जितना आपका DTA डिटेल बढ़ रहा है उधर से ही आप क्या करेंगे, उसे इस साल में बुक करेंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज ऐसा होता नहीं है इंडिया में, बट समझाने के लिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे 25% टैक्स रेट है। अब मैं लिस्टेड हो गया तो लिस्टेड पे सपोज सरकार ने 30% टैक्स कर रखा है, तो 25 की जगह 30, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 20% मेरी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई। तो जितने डिफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी है फ्यूचर में टैक्स होंगे, ये सब 20-20% से बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर टैक्स रेट लेनी। तो बस सिंपल सी बात है कि अब आप क्या करना, आपके जो भी ओपनिंग DTA डिटेल है ये सब आपको चेंज करना पड़ेंगे, 20% से बढ़ाना पड़ेंगे। तो ये बढ़ाओ तो रिजर्व से मत बढ़ाना, प्रॉफिट PRL से ही बढ़ाओगे। हाँ, पर कोई DTA अगर इवैल्यूएशन गेन का था इसलिए OCI से बुक हुआ था, या कोई DTL OCI से बुक हुआ था, तो अकॉर्डिंगली जो ये 20% इंक्रीमेंट आएगा वो भी OCI से बुक करोगे। ऐसे फॉरेन ऑपरेशन में नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, फर्स्ट टर्म अडॉप्शन 101 का पॉइंट है। ये मैंने बहुत ही क्विकली आपको स्पेशल इश्यूज एक बार डिस्कस करके बता दिए। इन सब के अलावा लीज और ESOPs के कुछ डिस्कशन बता देते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बता देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का कोई भी क्वेश्चन आता है DTA डिटेल का, तो पहले आप क्या करना, जैसे कि ये आपको सपोज कहा गया है कि हमारा एक 100 रुपये की लोन है जिसपे 1 रुपये की प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप 99 से बुक करोगे। आपका अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में टेबल 99 से शुरू होगा। लेट्स से आपने ये लोन लिया था 10% पे, पर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ताकि आखिरी में ये बढ़ के 100 हो जाए। तो आप हर ईयर एंड पे इसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 100 लेना, और जो भी डिफरेंस है उस पर DTA डिटेल बना देना। लीज असेट में हो सकता है इनकम टैक्स में सिंपल जो लीज रेंटल पेबल है वो डिडक्शन मिल रहा है, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असेट डेप्रिसिएशन और इनका, जबकि लेसी अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज असेट और लीज लाइबिलिटी दोनों बुक करता है। तो इंडेज आपको कहता है कि आप लेसी की बुक्स में जितने का राइट ऑफ यूज असेट है, जितने की लाइबिलिटी है, इन दोनों को नेट असेट या लाइबिलिटी कितने की है वो, और उसका टैक्स बेस 0, उस हिसाब से DTA डिटेल हर साल बुक करेंगे। ESOP के केस में, क्योंकि ESOP का एक्सपेंस PRL से बुक करते हो पर क्रेडिट SBP रिजर्व में करते हो, इसलिए उसका इम्पैक्ट इक्विटी पे जा रहा है, हेंस उस पर कोई DTA डिटेल नहीं बनेगी। बट क्योंकि इनकम टैक्स में ESOP का अगर डिडक्शन आपको मिलेगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं आपको आगे जाके टैक्स में फायदा तो होने वाला है। फायदा कब होता है, तो नॉर्मली इनकम टैक्स में रूल ये होता है कि जब ESOP एक्सरसाइज होते हैं ना, उस समय इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर का आपको डिडक्शन दे देते हैं। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय को बोला कि 30 रुपये में तो ये शेयर मिलेगा, और जब उसने एक्सरसाइज किया तब मार्केट वैल्यू 50 रुपये थी, तो एक शेयर पे 20 रुपये का मुझे एक्सपेंस इनकम टैक्स में डिडक्ट करने को मिलेगा। पर ये 20 रुपये का डिडक्शन इनकम टैक्स देगा कब मुझे, जब वो एक्सरसाइज करेगा। पर मैं एम्प्लॉय को एक्सरसाइज कब करने दूंगा, जब वो इतने साल काम करेगा। तो क्योंकि पूरा ESOP मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि भाई आप एम्प्लॉय से 3 साल काम करा के ESOP दे रहे हो, तो खर्चा 3 साल में बुक करो, उस कारण से आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी 3 सालों तक बुक करते रहना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए, 1/4/22 पे 3 साल का मैंने ESOP दिया, 50 रुपये एक्सरसाइज प्राइस पे आप ESOP शेयर्स खरीद सकते थे, जिसकी फेयर वैल्यू आज ही 45 रुपीज़ है ऑप्शन की, यानी शेयर मार्केट में 95 या शायद उससे ज़्यादा पे होगा जो भी। फर्स्ट ईयर एंड में इसकी वैल्यू 80 हो गई, फिर 140, फिर 155। ESOP एक्सपेंस आप एज पर इंड AS 102 क्या करोगे, तो वो 45 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बुक कर दोगे। मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी मैं डेफर्ड टैक्स की बात कर रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स में क्या कहा गया है, लॉ परमिट करता है इंट्रिंसिक वैल्यू का आप डिडक्शन, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तब ले सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में इतनी दी हुई है,
एक्सरसाइज प्राइस 50 है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें से 50 माइनस करके ही आ जाएगी। इंडेस बोलता है कि आप हर साल क्या करोगे, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में आगे डिडक्शन मिलने वाला है तो आप डीटीए रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इसका टैक्स बेस है, जबकि कैरिंग अमाउंट 0 है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व है। तो फर्स्ट ईयर एंड में आप ये मानिए कि इसका कितना टैक्स बेस है 30, पर ये 30 का डिडक्शन आज नहीं मिलेगा, जब एम्प्लॉय 3 साल काम करेगा फिर मिलेगा, तो इसे अपन 3 साल में एलोकेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपका टैक्स बेस होगा 30 इंटू 1/3 विच इज चलिए 10, ये आपका टैक्स बेस है। सेकेंड ईयर में 90 हो गया, जिसका आप 2/3 टैक्स बेस क्लेम कर लो, और थर्ड ईयर में 105 जब ये एक्सरसाइज होगा तो इतने का डिडक्शन मिलेगा, ये आपका टैक्स बेस है। कैरिंग अमाउंट हर बार 0 है, भले ही आप हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा बुक कर रहे हो, पर ये एसबीपी रिजर्व में जा रहा है, और एसेट लाइबिलिटी पे ही टाइमिंग डिफरेंसेस कैलकुलेट होते हैं, रिजर्व्स पे नहीं होते। ये खर्चा प्योर आपकी ग्रांड डेट की वैल्यू के ऊपर बेस 15-15-15 बुक होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा डेफर्ड टैक्स के ऊपर। तो हम ये बोलेंगे कि ईयर बिगनिंग पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके इनकम टैक्स में मुझे 10 का डिडक्शन मिलेगा तो टैक्स मेरा बचेगा, तो इसे टैक्सेबल टेम्परेरी या डिडक्टेबल, तो बेसिक प्रिंसिपल के अनुसार ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो ये डिडक्टेबल 10 का है, इसके ऊपर 3 का डीटीए बनना चाहिए, इसके ऊपर 18, 3 बना हुआ है तो इस साल 15, पहले साल 3, फिर ये 105, तो इस पे 30% से 31.5, तो 13.5, टोटल इतना बन जाए। इससे आपके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम हो रहे हैं इतने से। तो आपकी जर्नल एंट्री हो रही है डीटीए टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 3, 15 एंड 13.5। और फिर फाइनली फोर्थ ईयर बिगनिंग में जब वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उस साल आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल में कम होगी, करंट टैक्स एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि आप उतने का डिडक्शन लोगे, पर ये उस साल का फायदा नहीं है, पिछले 3 सालों का है। तो जो डीटीए आपने बनाया है वो रिवर्स होगा, तो उस साल आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कौन सा वाला, डेफर्ड टैक्स, और करंट टैक्स कम हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ है। तो ये अपने स्पेशल प्रोविजन है, बहुत ही क्विकली मैंने रिवाइज किया है। होप दिस इज हेल्पफुल। दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑन इंड AS 12।